नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिया की परिभाषा एवं भेद पर चर्चा करेंगे। भाषा का मुख्य उद्देश्य भावों और विचारों को व्यक्त करना होता है। किसी भी वाक्य में भाव तभी स्पष्ट होता है जब उसमें कार्य, स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द उपस्थित हो। ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम जहाँ व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वही क्रिया वाक्य को जीवन प्रदान करती है। चलिए अब क्रिया की परिभाषा पर नजर डालते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का तथा अवस्था का पता चलता है या बोध होता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए खाना, पीना, लिखना, दौड़ना, सोना, हंसना, पढ़ना आदि। इन सभी शब्दों से किसी न किसी कार्य या स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए ये क्रियाएं हैं। क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है, अर्थात जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़ने से होता है, अतः क्रिया से ना हटा देने पर जो शेष बचता है वही धातु है। जैसे उदाहरण के लिए लिख, धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है लिखना, इसमें लिख यह धातु है। और एक अन्य उदाहरण, खा, धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है खाना, अर्थात यहाँ पर खा यह धातु है। चलिए अब बात करते हैं धातु के भेद पर। धातु के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, एक है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। चलिए अब एक नजर डालते हैं मूल धातु किसे कहते हैं। जो धातु किसी अन्य शब्द पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। अर्थात मूल धातु किसी पर आधारित नहीं होता बल्कि अपने आप में स्वतंत्र होता है, जैसे पढ़, लिख, पीऊ, खा, देख आदि। दूसरा भेद है यौगिक धातु। यौगिक धातु का निर्माण प्रत्यय के जुड़ाव से होता है, अर्थात जो धातु प्रत्यय, सहायक धातु या अन्य शब्दों के योग से बनती है उसे यौगिक धातु कहा जाता है। यौगिक धातु का निर्माण सामान्यतः तीन प्रकार से होता है। एक, धातु में प्रत्यय जोड़कर, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ का पढ़ा, पढ़वा। दो धातुओं के मेल से, जैसे उदाहरण के लिए जा और आ, अर्थात चलाना। तीसरा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु, जैसे उदाहरण के लिए हाथ, हथियाना, लात, लतियाना। चलिए अब बात करते हैं क्रिया के भेद पर। क्रिया के भेद सामान्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं, एक रूप के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। रूप के अनुसार क्रिया के भी सामान्यतः दो भेद किए जाते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। चलिए अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक हो या जिसका प्रभाव किसी कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म के प्रयोग की अपेक्षा होती है अथवा जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामा आम खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया खाता है सकर्मक है, क्योंकि इस क्रिया का एक कर्म है। आम खाने वाला रामा है, लेकिन उसकी क्रिया का खाना का जो फल है वह आम पर पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता न हो और उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का प्रयोग बिना कर्म के होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया के कर्ता का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे उदाहरण के लिए रामा खाता है। यहाँ खाता क्रिया अकर्मक है क्योंकि इस वाक्य में न कोई कर्म है और न ही उसके प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती है। क्रिया के भेदों का दूसरा आधार है अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार भी क्रिया के सामान्यतः दो भेद किए जाते हैं, एक है समापिका क्रिया और दूसरा है असमापिका क्रिया। पहले हम समापिका क्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस क्रिया से वाक्य का भाव पूर्ण हो जाए और आगे किसी जानकारी की आवश्यकता न रहे उसे समापिका क्रिया कहते हैं। अर्थात
समापिका क्रिया वह क्रिया है जिससे पूर्णता का भाव प्रकट होता है, किसी भी प्रकार का संदेह या आशंका बाकी नहीं रहती। जैसे उदाहरण के लिए, लता गीत गाती है। इस वाक्य में गाती है समापिका क्रिया है, क्योंकि इसके बाद लता क्या करती है इस तरह का कोई संदेह बाकी नहीं रहता, बल्कि यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होता है। चलिए अब बात करते हैं असमापिका क्रिया पर। जिस क्रिया से वाक्य का अर्थ अधूरा रह जाए और आगे कुछ जानने की आवश्यकता हो उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। अर्थात असमापिका क्रिया वह है जिससे अपूर्णता का भाव प्रकट होता है या जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम घर आकर। यह वाक्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आगे कुछ न जोड़ा जाए। यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया जाए तो आशंका बनी रहती है कि क्या किया उसने। इस आशंका की समाप्ति तभी होगी जब आगे कुछ जोड़ दिया जाए। इसीलिए यह क्रिया असमापिका क्रिया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि क्रिया हिंदी व्याकरण की आत्मा है। इसके बिना वाक्य निष्प्राण हो जाता है। क्रिया के विभिन्न भेदों को समझकर भाषा का प्रयोग अधिक सटीक, प्रभावशाली और स्पष्ट बनाया जा सकता है। छात्रों के लिए क्रिया का ज्ञान न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि भाषा कौशल्य के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें